हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HNO3 नाइट्रिक अम्ल से का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। तो ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th बोर्ड की बात करें या BSc की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन बन ही जाता है इससे। और इसके अलावा टिक के भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बीच में ऐसी बताऊंगी जो आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको नई वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम वैज्ञानिक ग्लोबर ने NaNO3 और H2SO के मिश्रण को गर्म करके किया था। नाइट्रिक अम्ल को शोरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सोरिक अम्ल किसे कहते हैं, स्पिरिट ऑफ नाइटर, तो ये कहते हैं HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को। तो सबसे पहले जो HNO3 का निर्माण किया था वो किया था ग्लोबर ने। और कैसे किया था, NaNO3 और H2SO4 को रिएक्ट कराया, इसको गर्म किया। तो गर्म करने पर NaHSO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे को। ये जो मेथड है ग्लोबर ने अपनाई थी, ये ओल्ड मेथड है, पुरानी मेथड है, सबसे पहले इसी से डिस्कवरी हुई थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो मॉडर्न मेथड क्या है, ओस्टवाल्ड द्वारा जो डेवलप की गई है। दूसरी मेथड जो HNO3 के निर्माण की विधि थी वो ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी, इसीलिए इसको ओस्टवाल्ड मेथड या ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो सन 1902 में विलहेम ओस्टवाल्ड ने HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें 1909 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की, प्रिंसिपल की। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में निर्मित करता है। तो देखिए क्या होता है, हेबर प्रक्रम से जो हमें अमोनिया मिलेगी हेबर विधि द्वारा, तो उस अमोनिया को हम क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में। उसके बाद ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना होगा इसको हम क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, इसके फिर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, पुनः ऑक्सीकरण करेंगे, रीऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के साथ अभिक्रिया करके ये फाइनली नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट में आपको एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ। क्या है देखिएगा, हमें NH3 लेना है, ड्राई NH3 एक आयतन, जैसे 1 लीटर ले लिया, ठीक है। और वैसे ही ड्राई एयर लेनी है, शुष्क वायु लेनी है, शुद्ध वायु लेनी है, ऑक्सीजन। ये कितना लेना है, 10। अगर ये 1 लीटर ले रहे हो तो ये 10 लोगे, 1:10 लेना है। ये अगर 2 लीटर ले रहे हो तो ये कितना लेना पड़ेगा, 20 लीटर। तो आप समझ रहे हो कि लेना किस हिसाब से है कि 1:10, कि उसमें जो भी आप लेंगे उसमें NH3 कितना होना चाहिए, 1 है, तो जो एयर होगी वो कितना होना चाहिए, उसका 10 गुना। तो क्या होगा, तो एक भाग हमने NH3 का लेना है और 10 भाग जो है हमने वायु का लेना है, ड्राई एयर का लेना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे, जिसे कहते हैं कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर में ये जो NH3 है और ये जो एयर है, ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया होती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और टेम्परेचर जो रहेगा वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। तो आप देखेंगे सभी बुक्स में अलग अलग वेरी करता है, ये टेम्परेचर सब में अलग लिखा है, तो ये लगभग यही रहता है 600 to 800, तो ये ठीक रहेगा। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनाया है NO + H2O। इसके अलावा इसमें H2O भी निर्मित होता है, और जब ये प्रक्रिया होती है उत्प्रेरक कक्ष में तो इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ये कितनी है, 24.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये पूरा मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद यहाँ से जो NO निकलता है उसको हम डालेंगे शीतलक पाइप में, जिसे हम कहते हैं क्या,
कूलर पाइप ठंडा होने के लिए। इसके बाद जो भी गैस होगी ठंडी होने के बाद एंटर करेगी ऑक्सीकरण कक्ष में, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में फिर से जो हमारी यहाँ पर गैस बनी हुई थी नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण होता है 50 डिग्री सेल्सियस पर, ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लास्ट में ये मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो जल की बूंदों के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है, तो इन दोनों को अभिक्रिया करने के बाद ये किसका निर्माण करता है, नाइट्रिक अम्ल का। तो देखिएगा हमने सिद्धांत को भी डिस्कस कर लिया है। तो नाइट्रिक अम्ल ऐसे बना है। अब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट कर रहे हैं ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो ओस्टवाल विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है वो जनरली दो स्टेप में पूर्ण होता है। मैं तीसरा स्टेप बताऊंगी कंसंट्रेशन वाला। सबसे पहला स्टेप, उसका नाम है स्टेप फर्स्ट, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण या कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। तो देखिए कैसे होगा। जो पहला स्टेप होता है जिसे हम उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहते हैं, इसमें होता क्या है, जो हैबर प्रक्रम से अमोनिया हमें मिली है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, और ऑक्सीकरण जब हम करेंगे अमोनिया का तो वो किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो ये जो प्रक्रिया है ये छोटे छोटे स्टेप में होती है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, सब स्टेप्स होते हैं। तो वो कैसे होगा देखिएगा। मेन बस ध्यान रखिएगा, जो उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण है उसमें अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो कैसे बनेगी देखिए। तो देखिएगा ये मैं साथ में डायग्राम भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण है उसके अंदर ये ऑक्सीकरण होता कैसे है। तो सबसे पहले उसमें होता है उत्प्रेरकीय कक्ष, या जिसे कहते हैं परिवर्तक, या तो इसे कैटालिटिक चैम्बर कहते हैं या फिर इसे कन्वर्टर कह सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, तो इसमें क्या होता है, ये जो परिवर्तक दिख रहा है, जो कन्वर्टर है, परिवर्तक कहते हैं, ये पूरा स्टील का बना होता है। ठीक, इसमें जो ये आपको जाली दिख रही है ये प्लेटिनम की जाली होती है, और प्लेटिनम किसका काम करता है, उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट का काम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो होगा क्या, हेबर विधि से जो हमें अमोनिया प्राप्त होगी है NH3, और जो शुद्ध वायु है, एकदम धूल मुक्त वायु, मतलब एकदम प्योर एयर जो है, O2 जो है, शुद्ध ऑक्सीजन, उसको 1:10 में लेना है। अमोनिया अगर 1 लिया है तो ऑक्सीजन कितनी है, उसका 10 गुना, 1:10 अनुपात के में आयतन अनुसार हमें परिवर्तक की पेंदी से, जो निचली सतह है, वहां से अमोनिया और ऑक्सीजन का 1:10 को आप यहाँ से प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ ये जाएगा प्लेटिनम जाली में, ये अवशोषित होगा। यहाँ पर प्लेटिनम जाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगी और इन दोनों को अभिक्रिया कराएगी। यहाँ पर इस समय क्या होता है, कक्ष का ताप कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, और केल्विन में कहें तो 1100 केल्विन के लगभग मान सकते हैं। वैसे 800 डिग्री सेल्सियस होता है इस कक्ष का ताप। तो अब होगा क्या, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये O2 से रिएक्ट कराना मतलब ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो अमोनिया क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होगी और किस में बदल जाती है, सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का निर्माण करती है। तो यहाँ ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया तेजी से हुई, और यहाँ से निर्माण किसका हुआ, NO का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो यहाँ से NO इस चैम्बर में जाएगा। ठीक है, देखिए अब जब ये अभिक्रिया होती है उस समय बहुत ज़्यादा ऊष्मा, मतलब जब अमोनिया ऑक्सीकृत होता है तो उस समय, और NO बनाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा हीट जो है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। और जो भी ऊष्मा ये निकलती है वो क्या करती है, इसका ताप बनाई रहती है, मतलब इसका टेम्परेचर मेंटेन करेगी। जो इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, जितनी भी हीट निकलेगी, जितनी भी ऊष्मा निकल रही है, वो क्या करेगा, इस कक्ष का ताप को मेंटेन करके रखेगा, एक समान बनाए रखेगा, हमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा क्या होता है, ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, NO, और वापस NO और H2O, और NO और H2O पुनः अभिक्रिया करके वापस इनमें बदल जाएगा। देखिए, तो देखिएगा 4NH3 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ 5O2 के साथ। ये तो मैंने बैलेंस की है, ये जो 4-5 लिखा है बैलेंस करने के बाद लिखा है। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुरू में आपको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा यहाँ का। तो ये बदल जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाएगा, मेन ये है। इसके अलावा जल H2O भी निकलता है, और इसके अलावा इसमें मैंने कहा ये ऊष्माक्षेपी है अभिक्रिया, बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो 24.8 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा बाहर निकलती है। अब मैंने कहा ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब है ये दोनों फिर से अभिक्रिया करेंगे,
ये दोनों फिर से अभिक्रिया करेंगे और किस में बदल जाएंगे, अमोनिया और वाटर में, फिर से अलग हो जाएंगे। मतलब ऐसे अभिक्रिया चलेगी और वापस भी जा सकती है। तो वापस जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन कुछ NO जो होंगे वो वापस इसमें ना बदल के किस में एंटर कर जाएंगे, सीधे सीधे एंटर कर जाएंगे इस वाले चैम्बर में, शीतलक में। तो हम आगे को देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से जो NO निकली थी पहले स्टेप में, उत्प्रेरकी कक्ष से जो ऊष्मा बाहर निकली थी, वो क्या होगा, वो एंटर करेगी किसमें, शीतलक में। इसको कहते हैं, जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये कहलाता है शीतलक का। होता क्या है, यहाँ से जो भी गैसें प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये अभिक्रिया पहले स्टेप में, ये जो उत्प्रेरकी कक्ष है, इसमें जो भी अभिक्रिया हो रही थी वो क्या थी, ऊष्मा शेपी, ऊष्मा बाहर निकल रही थी। तो ये चैम्बर गर्म हो गया, और गर्म होने पर जो भी गैस बनी वो गैस भी कैसी होगी, गर्म। तो यहाँ से जो गैस निकली NO, ये बहुत ज्यादा गर्म थी, तो इस गैस को ठंडा करना था। तो ठंडे करने के लिए हमने क्या लगाया, शीतलक, कूलेंट भी कहते हैं या कूलर पाइप्स भी कहते हैं। तो यहाँ से निकली हुई जो गैसें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो शीतलक की पाइप से जैसे, इस पाइप से जैसे यहाँ से NO गैस निकलेगी, यहाँ पर पानी की वजह से ये ठंडी हो जाएगी। तो इस चैम्बर में जो होता है, जितनी भी यहाँ से जो गैस निकली है उसका जो टेम्परेचर जितना भी होगा, उसका टेम्परेचर कितना, इस शीतलक की होने की वजह से कितना घट जाता है, 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम घटा लेते हैं इस शीतलक की मदद से। यहाँ से गर्म गैस निकली और जैसे ये ठंडा पानी इसके संपर्क में आया तो एकदम से ये ठंडी हो गई, और कितना टेम्परेचर गिर गया, 150 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाते हैं। तो अब शीतलक से ये जो NO गैस है ये एंटर करेगी तीसरे चैम्बर में, जिसका नाम है ऑक्सीकरण कक्ष या ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर ये आपको दिखाई दे रहा है। शीतलक के बाद जो ठंडी गैसें हैं, वो वही NO गैस, वो ठंडी होके कहाँ जाएगी, इस चैम्बर में प्रवेश करेगी, ऑक्सीकरण चैम्बर में, ऑक्सीडेशन चैम्बर में या ऑक्सीकरण कक्ष में। तो इस कक्ष में क्या होता है, ये जो NO गैस गई है, इसके अलावा नीचे से क्या करते हैं, हम वायु भेजते हैं, ऑक्सीजन भेजते हैं। तो और ज़्यादा ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, और ऑक्सीजन इस चैम्बर में भेजिए, मतलब ऑक्सीकरण कक्ष है, मतलब और भी जो भी आ रहे हैं हम उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। तो NO यहाँ से आया, NO यहाँ से आया और यहाँ से हमने ऑक्सीजन भेज दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं NO2, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है वो अब एंटर करेगा लास्ट चैम्बर में, जिसे कहते हैं अवशोषण टावर। अब देखिए, हम मूव करेंगे सेकेंड स्टेप में, द्वितीय पद में, स्टेप सेकेंड, इसे कहते हैं अवशोषण टावर। तो क्या है, पहले स्टेप में किसका निर्माण होता है, हो चुका था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये द्वितीय पद में कहाँ एंटर करती है, इस अवशोषण टावर में। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है इसको हम भेजेंगे किसमें, अवशोषण टावर में। द्वितीय पद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण टावर में भेजा जाता है। अवशोषण टावर में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है अम्ल प्रूफ, एसिड प्रूफ फ्लिंट या क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका भी कह सकते हैं। तो सिलिका इसमें लगी होती है, या एसिड प्रूफ, मतलब एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ये इसमें क्वार्ट्ज लगा हुआ है, टुकड़े लगे हुए हैं निचले सतह में, नीचे, ठीक है। अब टावर के ऊपर जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या है, जल की बूंदें निकलती हैं। अब जल की बूंदें क्यों निकल रही है, क्योंकि अभिक्रिया करेगा। देखिए होती क्या है अभिक्रिया, यहाँ से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया है निचले सतह से, नीचे से यहाँ से आ रहा है, ये अवशोषण टावर में हमने भेज दिया। अब जैसे ही यहाँ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो था वो किससे अभिक्रिया करेगा, ऊपर से क्या आ रही है, जल की बूंदें, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और जैसे ही H2O के साथ अभिक्रिया करेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या बना देगा, HNO3। और HNO3 को हम क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमें HNO3 प्राप्त होगा। और क्या होगा, जो बेकार गैसें हैं, जब ये अभिक्रिया होती है, देखिए इधर देखिए, NO2 H2O के साथ, यहाँ से NO2 आया, यहाँ से H2 आया, ये H2O है, ये आपस में अभिक्रिया करी तो HNO3 तो बनता ही बनता है। ये होता है डाइल्यूट HNO3 बनता है, तनु HNO3 बनता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। तो ये जो होती है व्यर्थ गैसें हैं, ये वापस यहाँ से निकल जाएगी। जो बेकार गैसें हैं वो यहाँ से निकलेगी। एक्चुअल में मैंने पूरा नहीं बनाया है, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो गैसें निकली हुई हैं, ये गैसें कहाँ चली जाएंगी, इस कक्ष में। ये पूरा पाइप जुड़ा होगा इस वाली कक्ष में। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है देखिए, और यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बच रहा है वो वापस इस कक्ष में जाएगा, उसका फिर से ऑक्सीकरण होगा और फिर से यहाँ भेज दिया जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, गैस को बेकार नहीं होने देंगे। जो गैस बच रही है, HNO3 बना और बाकी जो बच गया है दूसरे रूप में निकल रहा है, उसको फिर से यहाँ भेजेंगे, रिसाइकल करेंगे। तो होता यही है कि जो व्यर्थ गैसें हैं, जो मुक्त हो रही है अन्य गैसें, उनको हम पुनः चक्रित कर देते हैं। और पुनः चक्रित करने के बाद क्या होता है, इनको मैंने ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया, मैंने बता ही दिया, रिएक्शन मैंने लिख दी। तो क्या होता है, अवशोषण
टावर से जो हमें ये HNO3 मिल रहा है, ये है अवशोषण टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ से जो हमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिलेगा वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, पतला होता है, ठीक है। तो इसके कारण पुनः चक्रित, इसको पुनः चक्रित करके NO2 का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ से जितने भी NO2 निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जितने भी NO है उसको यहाँ भेज रहे हैं, फिर से NO2 प्राप्त करके फिर से HNO3 बना रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि HNO3 ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बने, लेकिन फिर भी इतनी प्रोसेस करने के बाद भी यहाँ से हमें, अगर हमने HNO3 बनाना है तो यहाँ से हमें इस प्रक्रिया के थ्रू हमें केवल कितना HNO3 मिल रहा है, 68% HNO3 इस प्रक्रिया द्वारा मिलता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल निर्मित होता है जनरली, तो उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रिक अम्ल हमें मिलता है, तो आप लिखेंगे 68%। ये भी ठीक में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये नाइट्रिक अम्ल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है वो 68% ना होकर और ज़्यादा, मतलब हमें अच्छी क्वालिटी का HNO3 मिले, मतलब ज़्यादा परसेंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रिक अम्ल मिले, क्योंकि देखिए 32% नाइट्रिक अम्ल खराब हो गया, केवल 68% मिला। तो हम चाह रहे हैं कि जो 32% वेस्ट हो गया ये भी हमें मिल जाए। तो इसके लिए एक नई प्रोसेस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा HNO3 प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध HNO3। तो उसके लिए तीसरे स्टेप में हम जाएंगे। जनरली ये बुक्स में नहीं लिखा रहता, लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स से पढ़ के ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो तीसरा स्टेप जो है तृतीय पद, वो है सांद्रण व शोधन, जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कम दाब यूज़ कर रहे थे उस समय जो हमें नाइट्रिक अम्ल मिला है, ये जो नाइट्रिक अम्ल मिला है कम दाब पर मिला है। तो ये केवल कितना प्राप्त होता है, जब आश्रित किया जाता है तो केवल 68% HNO3 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण, ये जो HNO3 मिल रहा है यहाँ पर हम क्या करें, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर दें तो हमें 98%, 98% तक नाइट्रिक अम्ल मिल सकते हैं। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, 68% से 98% बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक होती है सधूम नाइट्रिक अम्ल, ये आपने सुना होगा, सधूम नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये कैसे रंग का होता है, पीले भूरे रंग का, येलो ब्राउन कलर का लिक्विड है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जैसे यहाँ से निकली थी ना ये व्यर्थ गैसें, जैसे NO2 है, N2O3, ये जो गैसें होती हैं ये घुले रहती हैं इसमें। नाइट्रिक अम्ल में जो HNO3 होती है, ये जो HNO3 मिला है इसमें अन्य गैसें भी, ये जो बाहर निकल रही थी कुछ तो बाहर निकल गई, लेकिन कुछ इसमें घुले रहेंगी। तो ये घुले रहते हैं, तो इन्हीं के कारण इसका भूरा रंग दिखाई देता है। तो ये जो भूरा रंग होता है ये NO2 के कारण होता है। ये जो NO2 कुछ तो बाहर निकल गई थी ना ऐसे, लेकिन कुछ NO2 इसी में घुली रह जाएगी, उसके कारण भूरा रंग का धुआं निकलता है। तो ये कैसे वो होता है प्रक्रिया, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया, देखिए हमें सधूम नाइट्रिक अम्ल चाहिए, सधूम नाइट्रिक मतलब 98% प्योर HNO3। तो ये प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया हम H2SO4 से करते हैं, सांद्र H2SO4 से स्टार्च की उपस्थिति में इसका आसवन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, HNO3, जिसे हम कहते हैं सांद्र HNO3 सधूम नाइट्रिक अम्ल। इसमें नाइट्रिक अम्ल की जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 98%। तो आज हमने ये जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का विरचन है इसको डिटेल में पढ़ लिया है, एक डायग्राम भी हमने अच्छे से बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अन्य टॉपिक जो भी आपको चाहिए उसको के लिए कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।